नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज फॉर द वायर्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर लाइन ऑब्जेक्ट्स, लाइन ऑब्जेक्ट। देखो बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे कंप्लीट वेट ऑफ द बॉडी, द कंप्लीट जो वेट ऑफ द बॉडी है ना, जो कंप्लीट वेट ऑफ द बॉडी है दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लाइन ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं जिसकी आउट ऑफ 3 डायमेंशन, आउट ऑफ 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन क्या है, नेग्लिजिबल है। इफ द 2 डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल देन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ लाइन ऑब्जेक्ट और हम उसे कह देंगे लाइन सेगमेंट है। अभी हम किसके लिए पढ़ेंगे, कंसीडरिंग फॉर अ वन पार्टिकल। अभी हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर अ वन पार्टिकल। ऑलराइट, चलो यहाँ पे हम बनाते हैं एक वायर, राइट। ये वायर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। दिस इज अ वायर, ठीक है, इट्स अ वायर। यू कैन से कि ये यहाँ पे क्या है, वायर है, राइट। अभी वायर है, इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। मान लो इस वायर का वेट जो है दैट इज W, W इज द वेट ऑफ द वायर। पर अभी हम बात कर रहे हैं फॉर अ पार्टिकल। अभी हम किसकी बात करें, मान लो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली सिंगल पार्टिकल और उस सिंगल पार्टिकल पे एक वेट होगा, उसका अपना एक वेट होगा। वी कैन से जो इसका वेट है दैट इज डेल्टा W, 1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पार्टिकल 1 है, राइट। हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर जो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए कि दिस इज एक्स एक्सिस और एक और है दैट इज वाई एक्सिस, तो दिस इज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहाँ होगा, ये रहा इसका जेड एक्सिस। सो वी कैन से कि दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, राइट। तो हम इस वायर के, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स अगर जो बताना चाहे तो क्या बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पार्टिकल। तो वी कैन से कि ये जो है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट x1 एंड वाई कोऑर्डिनेट y1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 एंड y1। हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसीडरिंग वन पार्टिकल। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब मैं इसी को ही कॉपी करके अब मैं बात करूंगा फॉर द नंबर ऑफ अ पार्टिकल। बेसिकली जो एक पार्टिकल के साथ हो रहा है वही सभी पार्टिकल के साथ हो रहा है, राइट। जो एक पार्टिकल के साथ हो रहा है वही सभी पार्टिकल के साथ हो रहा है। तो हम सभी पार्टिकल के लिए जो भी कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे वो सिमिलर हो जाएंगे इसकी तरह। सो वी कैन से कि दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ये इसके है एक्स एक्सिस एंड इसके ये वाला है वाई एक्सिस, राइट, जैसे हमने पहले दिखाया था। और ये क्या हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस, यहीं से आ जाएगा आपका जेड एक्सिस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे बोलेंगे कंसीडरिंग ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है, कंसीडरिंग ऑल द पार्टिकल्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो वायर है इट्स अ हैश्ड वायर, यहाँ पे हम वायर को हैश करके लिख सकते हैं। और वी कैन से कि फॉर जिस तरह एक पार्टिकल के लिए हमने ये कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं वैसे ही हम डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। इसी में ही बना देते हैं। ये दूसरा पार्टिकल है और इस दूसरे पार्टिकल का वेट जो है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो एरो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका वेट जो है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड इन डायरेक्शन। तो फॉर इसका वेट हम लिख सकते हैं W2। मान लो ये पार्टिकल 2 है, दिस इज पार्टिकल 2, तो इसको हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सिमिलरली जो इस जैसे इसके x1 है तो ये क्या हो जाएगा x2 और इसके क्या ये हो जाएगा दूसरा y2। सो वी कैन से कि इन सभी पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी ऐसे हो जाएंगे x2 y2, राइट। अब इसी को मैं अगर जो कॉपी करूं और मैं बात करूं एक रिजल्टेंट वेट की, जो इसका रिजल्टेंट वेट है, तो रिजल्टेंट वेट के लिए हम लिख सकते हैं, राइट। हम रिजल्टेंट वेट के लिए क्या लिख सकते हैं, ये वो कोऑर्डिनेट्स है। और अभी हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ इनके रिजल्टेंट वेट्स की।
इन सब का एक रिजल्टेंट वेट होगा। तो वी कैन राइट फॉर द सेम वायर, ये वो सेम वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए है और ये वायर है, और इसका जो वेट है, मान लो जो इसका वेट है, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज वेट एक्टिंग डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, और वी कैन राइट दिस इज रिजल्टेंट वेट डब्ल्यू। ये क्या है, ये एक रिजल्टेंट वेट है, ठीक है, रिजल्टेंट वेट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, दिस विल बी एक्स बार एंड दिस विल बी वाई बार, राइट। वी कैन राइट कि दिस इज एक्स बार एंड दिस इज वाई बार। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स बार एंड वाई बार। यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। हमने किस किस के लिए किया, फॉर अ सिंगल एलिमेंट, हमने सिंगल एलिमेंट के लिए किया, यानी सिंगल पार्टिकल के लिए किया कि उसके हमने क्या कोऑर्डिनेट्स बनाए, और दूसरा हमने किया उन सभी कोऑर्डिनेट्स के सिमिलरली, जैसे एक जो एक पार्टिकल में हो रहा है, जो एक एलिमेंट के साथ जो भी हो रहा है ना, वही सभी के साथ हो रहा है, हम ऐसा मान सकते हैं। और फिर हमने बोला कि इट्स रिजल्टेंट वेक्टर, जरूरी नहीं है, मतलब आप ऐसा समझो कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो बॉडी पे ही लाई करे, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी की आउटसाइड द बॉडी लाई करे, हो सकता है ना। तो वी कैन से कि भाई जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसकी बॉडी पे ही लाई कर रही है, अभी तो ये बॉडी पे ही लाई कर रही है, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी पे भी लाई कर सकती है और वो आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकती है। तो W कैन बी रिटन एज, W क्या, इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डेल्टा W, जितने भी इंडिविजुअल उनके वेट्स है, उन्हीं का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, W है। सो बाय वेरिग्नॉन थ्योरम, जो हम जैसे हमने पहले पढ़ा ना, वैसे ही हम बिल्कुल सिमिलर लिख रहे हैं कि बाय अ वेरिग्नॉन थ्योरम, बाय अ वेरिग्नॉन थ्योरम वी कैन राइट इफ वी आर टेकिंग द मोमेंट अबाउट द वाई एक्सिस, अगर जब मोमेंट ले रहे अबाउट द वाई एक्सिस, तो उस केस में जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, दैट इज एक्स। तो हम लिख सकते हैं एक्स बार एंड विच कैन रिटर्न एज डब्ल्यू एन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू प्लस सो ऑन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे वेट्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, दिस कैन बी डिवाइडेड बाय वेट, अगर जब हम इस वेट को नीचे ले आए तो वी कैन राइट कि यहाँ पे डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो आई एम इरेजिंग फ्रॉम हियर और मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिख रहा हूँ, राइट, मैं इस डब्ल्यू लिख रहा हूँ, और इस डब्ल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, डब्ल्यू को कैसे लिख सकते हैं, देयर इज डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस सो ऑन, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। सो एट द एंड वी कैन राइट कि एक्स बार कैन बी रिटन एज द समीशन ऑफ ऑल द डेल्टा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट डब्ल्यू, विच कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इफ द एलिमेंट्स, अब जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल है, किसी भी वायर में एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल, तो हम क्या लगाते हैं, समीशन। एंड फॉर द सिमिलर, अगर जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्स का कोऑर्डिनेट, और एक वाई का कोऑर्डिनेट फॉर अ वायर क्या लिखेंगे हम, सिमिलरली इसी तरह से डेल्टा डब्ल्यू इंटू वाई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, which can be represented in the form of integration, and we can say y dw divided by w। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देख के मुझे ये बताओ कि ये फॉर्मूला किसकी तरह दिख रहा है, ये किसके लिए है, ये कोऑर्डिनेट्स है फॉर द वायर, इट्स अ सीजी पोजीशंस, क्या है ये, दीज आर द सीजी पोजीशन। और ये सीजी पोजीशंस कैसे है, सेम फॉर्मूला एज फॉर प्लेट्स, सेम फॉर्मूला जैसे प्लेट्स में था। अगर जो आप पीछे नोट्स घुमाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ हम भी ये सेम है, फॉर द वायर्स के लिए भी सेम है एंड फॉर द प्लेट्स के लिए भी सेम है। नाउ जो वायर है, दिस इज द वायर, इस वायर में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कि नहीं, इस वायर्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर जी इसका हर एक पार्टिकल सिर्फ वन ग्रेविटेशनल फील्ड में होगा ना, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल लाई ऑन सीजी। हो सकता है ना कि इसकी जो सीजी है, यानी इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो सीजी है वो लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास पे व्हेन द ऑल द पार्टिकल्स आर इन द ग्रेविटेशनल, इन द वन ग्रेविटेशनल फील्ड। सो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, इफ एंटायर, वी कैन राइट इफ एंटायर wire is in one gravitational field, one gravitational field,
ठीक है, देन सी जी विल लाई ऑन सेंटर ऑफ मास, राइट, जैसे हमने पीछे किया था. सो वी कैन राइट कि सी जी का जो कोऑर्डिनेट है, सी जी कोऑर्डिनेट्स, सी जी की जो पोजीशन है, या सी जी, आप ऐसे लिखो सी जी फॉर्मूला, यूजिंग सी जी फॉर्मूला we can write कि x bar is equals to delta w1 x1 plus delta w2 x2 plus so on, right, ऐसा लिख सकते हैं हम, and divided by delta w1 plus delta w2. now weight can be represented as, weight को कैसे हम लिख सकते हैं, that is m into g, लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे delta w है तो we can write delta m into g, है ना. if we are talking about the one, तो we can say कि ये अगर जब हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो x bar can be represented as delta m1 इंटू जी इंटू एक्स वन, लिख सकते कि नहीं. सिमिलरली टू के लिए भी, टू पार्टिकल्स के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है तो उन सब के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं. नाउ फॉर द डेल्टा एम वन इंटू जी प्लस डेल्टा एम टू इंटू जी प्लस सो ऑन. तो बेसिकली इफ दे ऑल आर लाइंग इन वन ग्रेविटेशनल फील्ड, इफ ऑल द पार्टिकल्स आर लाइंग इन वन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उस केस में जो जी है दैट कैन बी कैंसिल आउट, यहां से कॉमन लेके जी कट जाएगा सबसे. So this formula can be represented like this कि x bar can be represented as summation of all the masses multiplied by their coordinate as x divided by the mass, and it can also be represented as in the form of a integration. So we can say कि x into dm divided by m लिख सकते हैं. Similarly y bar के लिए भी हम क्या लिख सकते हैं, summation of all the masses multiply the coordinate y coordinate divided by the m, and can also be represented in the form of integration, that is y into dm divided by m. so इस फॉर्मूले को, so जो cm के फॉर्मूला है, this cm formula is same as for the plate, as जैसे कि प्लेट के लिए था सिमिलर है, राइट. तो इट्स यहाँ पे लिख सकते हैं सेम एज प्लेट, जैसे प्लेट के लिए था बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजेस है. तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन, दीज आर द सेंटर ऑफ मास पोजीशन, यू कैन राइट लाइक दिस. अब हमें किसके लिए करना है, सेंट्रॉइड के लिए. तो सेंट्रॉइड के लिए अगर हमें करना है तो सेंट्रॉइड क्या होता है, बेसिकली सेंटर ऑफ मास, अगर जो मैंने आपको बताया तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिस सेंटर ऑफ मास, वो मतलब जिसमें सारे के सारे जो मास है ना, द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड ऑन अ सिंगुलर पॉइंट, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास. आप इस तरह से बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास को. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रॉइड. अब हम बात करें किसकी, सेंट्रॉइड की. तो सेंट्रॉइड को क्या मतलब है, सेंट्रॉइड को ना मास से मतलब होता है, ना ही उसे मतलब होता है किसी वेट से. इट्स अ ज्योमेट्रिकल सेंटर, राइट, आप ऐसे लिख सकते हैं. तो हम किसके लिए लिखेंगे, सेंट्रॉइड फॉर अ वायर. अगर जिस सेंट्रॉइड को लाई करना है, यानी सेंटर ऑफ मास को अगर जो लाई करना है सेंट्रॉइड पे, राइट, तो उस केस में दो कंडीशंस होती हैं. हमने प्लेट्स के लिए क्या पढ़ा था, प्लेट्स के लिए क्या पढ़ा था हमने, कि प्लेट की जो थिकनेस है ना वो यूनिफॉर्म रहनी चाहिए. तो अगर ये थिकनेस इसकी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, और साथ साथ में डेंसिटी भी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वायर, हम वायर की बात कर रहे हैं. तो वायर में तो थिकनेस होती नहीं है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, राइट, और उसकी क्या होती है, एक लेंथ होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ होती है, एंड द डेंसिटी. तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं. सो वी कैन से फॉर द सेंट्रॉइड, इफ मटेरियल इज होमोजीनियस, देन द डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. अगर ये पूरा का पूरा जो वायर है वो एक ही मटेरियल से बना है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो डेंसिटी रहेगी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. बोल सकते कि ना, इफ ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और ये क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी कांस्टेंट, राइट. हमने बताया ना कि प्लेट के लिए आपको थिकनेस चाहिए, बट दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर सेंटर ऑफ मास टू लाई ऑन अ सेंट्रॉइड. दीज आर द टू कंडीशंस. सो वी कैन राइट, और हम लिख सकते हैं कि हम अगर जब हम बात करना चाहे एल की, तो एल क्या है, इट्स अ टोटल लेंथ ऑफ द वायर,
एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेल्टा एल, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? इट्स लेंथ ऑफ अ पार्टिकल, या फिर एलिमेंट बोल लो, पार्टिकल या फिर एलिमेंट, राइट। फर्दरमोर हम क्या लिख सकते हैं, आप वेट को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेट को mg से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द मास कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी इनटू द जी। अगर जब हम वेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर जब हम m को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ओनली वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फॉर द वायर? फॉर द वायर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट विल बी इट्स डेंसिटी multiply by the area, the cross sectional area, that is A, and also if it is mass then no G, ठीक है। तो only this can be represented like this into, अच्छा area into the length। अब जो हम लेंथ ले रहे हैं that is for the particle, तो हम डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो we can say similarly कि जब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ डेल्टा m मल्टीप्लाई बाय x, यही था ना इसका, इंटू m। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ द एरिया मल्टीप्लाई इट्स लेंथ, दैट विल बी वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा? इट इज वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, राइट, और मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा एल इंटू द डेंसिटी। अगर जब मैं इन सबको कॉमन ले लूँ तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा? मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इंटू एल, ओके। अगर जब हम इसकी टोटल की बात करें ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल, तो यहाँ पे हम एल लेंगे। अगर जब हम सिंगल की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं? डेल्टा एल लेते हैं। ये सिंगल पार्टिकल का तो है नहीं, दिस इज नॉट फॉर सिंगल पार्टिकल, ये तो रिजल्टेंट है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? एल, तो वी कैन राइट एल। और इसको हम अगर कॉमन ले ले तो वी कैन से, यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x इंटू डी एल डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ। इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर जब हमने x बार के लिए निकाल दिया है तो y को हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स में y को कैसे लिख सकते हैं? दैट इज डेल्टा एल इंटू वाई डिवाइडेड बाय द एंटायर टोटल लेंथ, y मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, and this can be the coordinates of, these are the centroid position, we can say कि ये centroid की position है, centroid position, right। centroid क्या होता है ना, उसको ये इट्स अ ज्योमेट्रिक, ये क्या होता है? इट्स अ ज्योमेट्रिक सेंटर, आप लिख सकते हैं इसको कि ये ज्योमेट्रिक सेंटर है। तो अगर जो मैं इन सब की समरी बताऊं, ठीक है, आपको जो इजी रहेगा, जो आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करते टाइम जिसको हमेशा देखना है, जो इसकी समरी है, जो इसकी समरी है, इसकी समरी कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं फॉर द प्लेट्स, हमने प्लेट्स के फॉर्मूले पढ़ लिए, एंड फॉर द वायर्स, एंड फॉर द वायर्स, राइट। अगर जब हम बात करें, सबसे पहले क्या था? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर था सेंटर ऑफ मास, एंड द लास्ट वन इज द सेंट्रॉइड। लिख सकते हैं हम इसके लिए, और इसको मैं ग्रीन लाइन से शो करता हूं, एंड फॉर द वायर, फॉर द वायर्स, अगर जिसकी समरी में लिखूं तो हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए। अगर जो मैं इसका पूछूं एक्स बार, तो एक्स बार क्या हो जाएगा? द समीशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय द एंटायर वेट, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, सो वी कैन राइट एक्स इंटू डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, एंड वाई के लिए भी हम सिमिलरली लिख सकते हैं, राइट, वाई मल्टीप्लाई बाय डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। एंड फॉर द वायर्स, वायर्स के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ये वायर के लिए भी क्या हो जाएगा? सेम, क्योंकि हमने देखा इसमें कोई चेंजेस नहीं है, अभी हमने ऊपर निकाले। एंड फॉर द सेंटर ऑफ मास, center of mass, and the last one is the centroid, for the centroid,
for the centroid. For the centroid, right? अगर जब हम सेंटर ऑफ मास के लिख लेंगे तो एक्स बार क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम. सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यू कैसे आ जाएगा फॉर एम, एंड ऑल्सो वी कैन राइट फॉर द एक्स इंटू dm divided by m, and similarly for y summation of delta m into y divided by m, which can be in the form of its y multiplied by dm divided by m. And for the centroid ये तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, it is same, they remain same for the wire also. And for the last one that is the centroid. centroid के लिए हमने जो x बार निकाला था वो क्या था, एरिया multiply by x divided by the area, entire area, and in the form of integration will be dA upon area, and y bar was summation of area y coordinate multiplied by a, and the whole summation will be dA divided by the area. पर वायर के लिए चेंज हो गया, हमने वायर के लिए क्या पढ़ा, अभी ऊपर देखेंगे हम क्या पढ़ा हमने वायर के लिए. हमने जब प्लेट की बात की ना तो प्लेट में हमने क्या देखा कि एरिया है, लेकिन फॉर द वायर जो कि इसकी एक डोमिनेटिंग डायमेंशन है दैट इज द लेंथ, तो यहां पे हमने क्या देखा, लेंथ देखा, राइट. क्योंकि जो सेंट्रोइड है विच इज उसको ना सेंटर ऑफ मास, उसको ना मास से मतलब है ना वेट से मतलब है, उससे मतलब किससे है, दैट इज द ज्योमेट्री. तो फॉर द प्लेट्स के लिए आप एरिया बोल दो, एंड फॉर द लाइन ऑब्जेक्ट के लिए आप लेंथ बोल दो. तो इसका एक्स बार क्या हो जाएगा, इसका एक्स बार हो जाएगा that is summation of delta L multiplied by x divided by the length, and for the integration we can say x into dl divided by the length, and for the y bar it is summation of delta L multiplied by y divided by the length and integration of y into dl divided by the length. हम इस तरह से बोल सकते हैं. तो ये होगी हमारी सारी समरी जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर दिस होल, जितना भी हमने वायर के लिए पढ़ा, सेंटर ऑफ मास के लिए पढ़ा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए पढ़ा, राइट. अगर जो मैं एक्सप्लेन करूं इन सबको तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट. हम बोल सकते हैं कि फॉर सीजी, फॉर सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी टू कम ऑन सेंटर ऑफ अ मास, अगर जो सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ मास पे लाई करना है, सो वी कैन से उसके लिए क्या कंडीशंस थी, व्हाट आर द कंडीशन, यहां पे हम आगे लिख सकते हैं कि कंडीशन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू कम ऑन अ सेंटर ऑफ मास, दैट इज ओनली द ग्रेविटेशनल फील्ड. था कि नहीं, कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो सेम रहनी चाहिए फॉर एवरी पार्टिकल, राइट. हम लिख सकते हैं कि अगर जो कंडीशन हमें ये पता हो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगी, तो वो कौन सी कंडीशन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड शुड बी सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, एंड कंडीशन फॉर सेंटर ऑफ मास टू कम ऑन सेंट्रॉइड. तो इसमें हमने दो केसेस पढ़े थे, फॉर द प्लेट एंड फॉर द प्लेट. इसमें हमने क्या पढ़े थे, दो कंडीशन. हमने किसके लिए पढ़ा था, एक तो प्लेट के लिए और एक पढ़ा है हमने वायर के लिए. प्लेट में क्या था, थिकनेस एंड द डेंसिटी मस्ट बी यूनिफॉर्म, एंड फॉर द वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द डेंसिटी मस्ट बी यूनिफॉर्म. अगर जी ये दोनों केस ट्रू हो गए हमारे कहीं पे भी, तो जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल लाई ऑन अ सेंट्रॉइड, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज फॉर द कंडीशन फॉर सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी टू कम ऑन सेंट्रॉइड. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर जो सेंटर ऑफ मास पे लाई करे तो इसके लिए हमें तीन कंडीशंस क्या चाहिए, सेटिस्फाइड चाहिए. फर्स्ट कंडीशन क्या है, one gravitational field, you can write one gravitational field should be there, must be there. Second, for the thickness and the density must be uniform, and for the wire this is the condition for the plate, and for the wire it is area and the density must be uniform for the wire.
सो ये दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी। अगर जब हम बात करें किसी वायर की, तो वायर में क्या होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द डेंसिटी शुड बी राइट। अगर हम इसको 2.2 से रिप्रेजेंट करें, 2.2 से, सो आपको ये सारी समरी जो है ये बाद में आपको इजी हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना कि मैंने क्या लिखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो फॉर्मुलेज है यानी उनके कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है फॉर द प्लेट्स एंड द वायर, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास दैट इज आल्सो सेम फॉर द वायर एंड प्लेट, बट द सेंट्रोइड इज अ ज्योमेट्रिक सेंटर ना, इट्स अ ज्योमेट्रिक सेंटर। तो इस केस में फॉर द प्लेट्स एंड फॉर द वायर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट। तो ये हमारी समरी होगी। अब जो लास्ट में है दैट इज द ऑल द जूस, जो भी हमारे को जूस है ना, जो समझ आना चाहिए कि वाई वी आर स्टडिंग लाइक दिस, इस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अगर जो वो सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगी तो सिर्फ एक कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड मस्ट बी फॉर द एवरी पार्टिकल मस्ट बी सेम, and the condition for center of mass to come on a centroid, that is the plate thickness and the wire cross section area, and the both density must be uniform. In that case they will become the constant and they will get cancel out. In the case of the center of gravity to come on a centroid, one gravitational field should be there, thickness and density and the area and density must be uniform for the plate and the wire. So these are the cases जो कि हमने अभी पढ़े center of gravity, center of mass और centroid के ऊपर. Now the next जो हम पढ़ने वाले हैं that is एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर जब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बताना चाहे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में अगर जो मैं बताना चाहे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, इट इज अ लाइन, ये एक लाइन है अबाउट विच कंप्लीट बॉडी is symmetric. This is the first point. Second point is it may or may not exist in a body. Right? अगर जो मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज, मान लो कि ये सर्कल है, इट इज अ सर्कल डिस्क, कुछ भी कह लो इसको। अगर जो मैं इसको मैं अगर जो दो इक्वल भाग में काटू ना, 1:1 में काटू, तो जिस भी भाग से मैं काटूंगा ना दैट विल बी कॉलिंग एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन बॉडी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरूरी नहीं कि हर बॉडी की होगी, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर एग्जांपल जैसे तुम अपने कॉपी का पेज फाड़ लो और उसको बिल्कुल बीचों बीच से फाड़ना, अगर इसको बीचों बीच से फाड़ोगे तो आपको पता है कि उसके दो भाग होंगे और आप बोल सकते हैं कि दीज टू भाग्स आर सिमेट्रिक, बिल्कुल एक जैसे ये दोनों, क्योंकि हमने बिल्कुल इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री से काटा है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एक तरह की लाइन है जिसके अबाउट आप एक पूरी कंप्लीट बॉडी को सिमेट्री की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड सिमिलरली एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। राइट, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, center of symmetry we can say कि it is a point with respect to which complete body is symmetric. It may or may not exist for a body, Third point, it may lie inside or outside the body. तो it is a point, ये एक पॉइंट है with respect to which complete body is symmetric, यानी पूरी की पूरी बॉडी। अभी हमने क्या बात की कि अगर किसी पेज को हम दो हिस्से में बांटे देन ये जो बॉडी है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा था कि पूरी बॉडी मतलब कि आप इनको चार भाग में काटो। तो जो इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसके अबाउट पूरी कंप्लीट बॉडी की क्या है, सिमेट्री है। आप चाहे यहाँ से काटो चाहे वहां से काटो। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्यूब है, तो इस क्यूब को अगर आप कहीं से भी काटोगे तो इट्स अ सेंटर ऑफ, इट्स अ पॉइंट
इस पॉइंट के अबाउट आप पूरी बॉडी को एज अ सिमेट्री ट्रीट कर सकते हो, तो दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा, सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह किसी बॉडी में हो भी सकती है और किसी बॉडी में नहीं भी हो सकती है। या तो ये बाहर लाए करे बॉडी के, सेंटर ऑफ सिमेट्री बाहर लाए करे बॉडी के, या फिर वो बॉडी के अंदर ही लाए करे, तो दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जो हमारा लास्ट है दैट इज द सेंट्रोइड। अभी सेंट्रोइड तो हमने पढ़ लिया था, राइट, पर सेंट्रोइड की मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं कि इट इज अ जियोमेट्रिक सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है। दूसरा, इट मे लाई इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, बट इसकी जो थर्ड पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एग्जिस्टिंग फॉर ऑल द बॉडीज। हमने क्या बात की कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये किसी बॉडी की हो भी सकती है, मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, मे नॉट एग्जिस्ट, बट जो सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड क्या है, वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। कोई भी बॉडी है उसकी जो सेंट्रोइड है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि मुझे बताने थे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंट्रोइड क्या है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है। नाउ द नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंट्रोइड, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग द सेंट्रोइड। और द सेंट्रोइड, राइट। जो फर्स्ट पॉइंट है, अभी क्या मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगा आपको, 3 पॉइंट्स में सारी थ्योरी है, ठीक है। तो अभी मैं 3 पॉइंट्स आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं उसे समझाता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसे स्किप मत करना, ऐसे में सोचना कि ये तो बहुत थ्योरी दिखा रहे हैं या ऐसा है, इसमें थ्योरी ही ज्यादा है, तो इसलिए मैं थ्योरी में आपको बता रहा हूं ताकि आप बाद में भी देखो ना तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि क्या लिखा है यहाँ पे, राइट। जैसे कि पहला है कि इफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट, राइट। अभी मैंने क्या बोला कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, पर यहाँ पे जोर देके क्या बोला है कि इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट इन अ बॉडी, देन उस केस में जो सेंट्रोइड है ऑफ दैट बॉडी, इसी बॉडी की बात करें, ऑफ दैट बॉडी will always be lying on the axis of symmetry। अब मैंने बोला कि देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर ये एग्जिस्ट कर रही है ना किसी भी बॉडी की, अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो जो सेंट्रोइड होगा ना उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ये मान लो एक पेज है और इस पेज की जो ये है दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो फॉर श्योर आप बिल्कुल श्योर हो कि इसकी ना वाई कोऑर्डिनेट्स में कहीं ना कहीं सेंट्रोइड लाई करेगा। इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंट्रोइड लाई करेगा, यानी इसकी पूरी लाइन को अगर मैं हॉरिजॉन्टली दिखाऊं तो सेंट्रोइड यहाँ भी लाई कर सकता है, यहाँ भी, 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 पर वो लाई करेगा यहीं पे, वो लाई करेगा इसी लाइन पे, कहीं पे भी आ सकता है, पर वो लाई ही किस पे करेगा, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है दैट इज, फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया ना, इफ मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आप पूरा लिखना है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट इन अ बॉडी, देन centroid will be at the intersecting point of axis of symmetry। जब मैं AOS लिखता हूं ना तो आप पूरा लिखना अपनी कॉपी में कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि दिस इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर जी ये है, मान लो ये क्यूब है, इट्स अ क्यूब, राइट, ये क्यूब है, तो मैंने बोला कि दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस क्यूब एंड इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये भी है, तो इफ दिस इज आल्सो द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो पहली बात तो जो सेंट्रोइड है वो कहाँ लाई करता है, जो सेंट्रोइड है
वो लाई करेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। और यहाँ पे बोला कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, अगर जो नंबर ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो इनके इंटरसेक्शन होगा, जो भी इनका इंटरसेक्शन होगा, वहीं पे क्या लाई करेगा, आपका सेंट्रोइड को लाई करना पड़ेगा, राइट, इसके सेंट्रोइड को लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज 3, इफ मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट किसी भी बॉडी की, एंड दे आर intersecting at angle 90 degree, then their intersecting point, which is basically centroid, is also known as center of symmetry. Center of symmetry, which is basically a point about which the whole body is said to be a symmetric body, right? यहाँ पे क्या लिखा है, if more than one axis of symmetry, बॉडी के लिए अगर ये एग्जिस्ट करती है, मैंने बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में और मे नॉट बी एग्जिस्टिंग फॉर अ पार्टिकल, तो फॉर अ बॉडी देन जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, और वो इंटरसेक्टिंग एंगल कौन सा है, 90, तो उस केस में जो इसका सेंट्रोइड है, इसका जो सेंट्रोइड है वो वहीं लाई करेगा, पहली बात तो इंटरसेक्टिंग पे ही लाई करेगा, और वही उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हम बोल सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे बात की, मान लो मैंने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, ठीक है, मान लो ये क्यूब है, और इस क्यूब की क्या है, दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और ये दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी इसका सेंट्रोइड कहां करेगा, लाए इन दोनों के इंटरसेक्शन पे लाया करेगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंट्रोइड है, और क्या है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, राइट, इसी पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूं। एंड फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं इसके लिए बोलूं, तो आई कैन से कि ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंट्रोइड भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा, राइट। सो दीज पॉइंट्स आर रिगार्डिंग टू द सेंट्रोइड। आपने सेंट्रोइड के रिगार्डिंग हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे ही है, राइट, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही क्या लाई करेगा, सेंट्रोइड लाई करेगा, दैट इज फर्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर जो एक से ज्यादा है, ठीक है, अगर जो बॉडी के लिए एग्जिस्ट करता है और एक से ज्यादा है, तो उस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द सेंट्रोइड, वो उसका प्रॉपर सेंट्रोइड हो जाएगा। यहाँ पे हम वी आर नॉट श्योर कि उसकी, हम यहाँ पे श्योर किसके लिए नहीं थे, हम श्योर इसलिए नहीं थे कि हमें ये नहीं पता कि वो वाई पे कहां लाया करेगा, हमें वाई पे वी आर नॉट श्योर। एक्स पे तो हमें पता था कि वो इतने एक्स पे पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसी थी, बिल्कुल वर्टिकल थी, बट फॉर द वाई वी आर नॉट श्योर। बट इन द केस ऑफ मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री वी कैन से कि उनकी जो इंटरसेक्शन है ना, उसी पॉइंट पे सेंट्रोइड लाई करेगा। फिर हमने बात की कि अगर इसका इंटरसेक्शन 90 डिग्री है ना, तो इसकी 90 डिग्री इंटरसेक्शन की वजह से होने से ये सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो जाएगा, ठीक है, इतना सामने पता लग गया। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए जिनको आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये हैश्ड है, राइट, मान लो ये प्लेट है, दिस इज प्लेट एंड दिस इज फॉर द डिस्क, राइट। सिमिलरली आप इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए भी बना सकते हैं। अगर मैं बोलूं इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मुझे ड्रॉ करनी पड़े, फॉर एग्जांपल दिस इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है, मान लो इक्विलेटर ट्रायंगल है, और इसमें हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर जो ड्रॉ करें, राइट, यहां से ड्रॉ करें हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और यहां से हम इसकी एक और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, ठीक है,
ये इसकी क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम इसके बिल्कुल सेंटर से लेते हैं, बिल्कुल सेंटर से लेते हैं। तो जो इसका ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, इन सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री का हमारे को इंटरसेक्शन दिख रहा है कि ये वो पॉइंट है जो इसका इंटरसेक्शन है, बट क्या वो 90 डिग्री एंगल पे है? नहीं। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा, राइट। तो ये सेंट्रोइड हो जाएगा। तो ये आपको लास्ट वाले, जो लास्ट वाला मैंने पॉइंट बताया था वो भी क्लियर हो गया कि अगर जो इनके बीच 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो उस केस में वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, राइट। इतना बता दिया। एंड नेक्स्ट, अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, इतना समझ आ गया ना, हम जो नेक्स्ट करने वाले दैट इज रिलेटेड टू द सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अगर जब हम सेंट्रॉइड ढूंढे कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, तो वी कैन राइट द टॉपिक लाइक सेंट्रॉइड ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, राइट। जो कि आपकी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, कहां पे, सोम में। आपके सोम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ऑलराइट, अभी हम किसके लिए पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। एरिया ऑब्जेक्ट्स, एरिया ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहला हम देखेंगे किसका, ट्रायंगुलर, एक ट्रायंगुलर प्लेट का। ये कोई सी भी प्लेट हो सकती है, जरूरी नहीं है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है, सिंपल ट्रायंगुलर प्लेट। तो मैं एक जनरलाइज्ड ट्रायंगुलर प्लेट की बात कर रहा हूँ, और इस जनरलाइज्ड ट्रायंगुलर प्लेट में मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, राइट। दिस इज अ ट्रायंगल, जिसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट मैं बोल सकता हूँ कि इसकी हाइट है h, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक h। और जो इसका बेस है, बेस जो है, मान लो जो इसका बेस है दैट इज b, हम इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मैंने इसका एक ओरिजिन ले लिया, एक ओरिजिन ले लिया। तो यहाँ ओरिजिन के पास हमारे को दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, राइट। दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स। एक क्या है, y एक्सिस, एंड दिस विल बी x एक्सिस। तो एक ट्रायंगुलर प्लेट का जो सेंट्रोइड लाई करता है, वो करता है उसके बेस से, उसके बेस से, उसके बेस से h/3 डिस्टेंस पे लाई करता है। हमारे को x की, तो हमारे को x के श्योरिटी नहीं है, वी आर नॉट श्योर कि वो x पे कहां लाई करेगा। दिस इज द x एक्सिस ना, तो वी आर नॉट श्योर कि वो x पे कहां लाई कर सकता है। वो यहाँ पे भी लाई कर सकता है ना, वो यहाँ पे भी लाई कर सकता है, लेकिन वी आर श्योर कि वो y कौन सी, y कोऑर्डिनेट्स पे कौन सी, h/3 पे लाई करेगा। तो दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ एनी जनरलाइज्ड प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट्स में, अगर हम जनरलाइज्ड प्लेट में बात करें, और अगर मैं इसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करूं, जैसे मैंने x के लिए किया, y के लिए किया, एंड और मैं इसका एरिया बता देता हूं। अगर मैं x के लिए बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर, नॉट श्योर कि वो कहां पे लाई करेगा, x पे हमें नहीं पता, लेकिन y पे तो वो h/3 पे लाई करेगा जरूर जरूर। और एरिया तो सबको ही पता है क्या होता है, राइट। किसी भी ट्रायंगुलर प्लेट का एरिया क्या होता है, दिस। तो यहाँ पे हमने, अच्छा अगर मान लो कि मैं बोलूं, किसी दो बच्चे ले लिए मैंने, ठीक है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, चलो यहीं से, मान लो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, एंड दिस इज अ बेस, राइट। मान लो मैंने एक बच्चा यहां खड़ा दिया और एक बच्चा मैंने यहां पे खड़ा कर दिया, और इन दोनों को मैंने बोला कि मुझे ढूंढ के बताओ इसका सेंट्रोइड। तो ये बच्चा वाला क्या देखेगा कि ये इसकी क्या हो जाएगी, उसके लिए हाइट। तो उस केस में जो सेंट्रोइड होगा वो कहां लाई करेगा, इसके लिए, इस बच्चे के लिए वो सेंट्रोइड कहां लाई करेगा, वो इसका लाई करेगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लाई करेगा। और इस बच्चे के लिए इसका सेंट्रोइड कहां लाई करेगा, वो यहां लाई करेगा। समझ आ रहा है। और मैंने बोला था कि सेंट्रोइड कैसे होता है, दैट इज द बेस से h/3 डिस्टेंस पे इसका क्या सेंट्रोइड पाया जाता है, बोला था। तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा h, लेकिन इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी b। तो वी कैन राइट b/3 फॉर दिस बच्चा, एंड फॉर दिस बच्चा हम इसके लिए क्या बोलेंगे, द बेस से कितनी, h/3 पे। सो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में x भी हमारा डिफाइंड है, y भी हमारा डिफाइंड है, राइट। तो आप इस तरह से भी लिखो। अगर जो आपने इस तरह से लिया है तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो लिया हुआ सेंट्रोइड है वो भी करेक्ट है, और इसका लिया हुआ सेंट्रोइड भी करेक्ट है, राइट। ट्रायंगुलर प्लेट का हो गया, दिस इज अ ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है, इट्स अ ट्रायंगुलर प्लेट। इसको मैं हैश कर देता हूँ, हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे हैश्ड है, इट्स अ प्लेट,
इसका कुछ एरिया होगा जो कि हमने पहले पढ़े, राइट, इट इज अ हैच प्लेट। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज फॉर द सेकेंड विल बी फॉर द सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए हमारे को क्या लेना पड़ेगा, एक सर्कल लेना पड़ेगा, मान लो दिस इज द सर्कल, और इस सर्कल को आधा मिटाना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल, वी कैन से कि दिस इज सेमी सर्कल। और अगर जब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लूं, मान लो मैंने ये इसका क्या मान लिया, दिस इज द ओरिजिन, ये क्या मान लिया हमने इसका एज अ ओरिजिन, तो यहां से दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑलराइट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो जब मैं इसके सेंट्रोइड की बात करूंगा ना, दैट विल लाई बाय बेस इसके डायमीटर से, ये इसका डायमीटर है ना, इसके डायमीटर से कौन सी डिस्टेंस पे, 4r/3π डिस्टेंस पे इसका सेंट्रोइड विल लाई। अगर मैं सर्कुलर डिस्क की मैं बात करूं तो ये कहां पे लाई करेगा, ये अगर जिसको मैं डॉटेड करके दिखा दूं तो दैट इज 4r/3π पे लाई करेगा, ठीक है। एंड दिस इज y एक्सिस एंड इट इज x एक्सिस, और ये क्या है इसकी, इट्स अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शायद मैंने ऊपर नहीं बनाया था ना, राइट, दिस इज अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अगर जो मैंने ये नहीं बनाया होगा पहले, तो जहां पे मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाया था ना, उसके साथ में आप सेमी सर्कुलर की जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो इस तरह से लाई करेगी, पर जो इसका सेंट्रोइड है वो कहां लाई करेगा, वो सेंट्रोइड लाई करेगा इसके 4r/3π पे। सो वी आर श्योर अबाउट द y एक्सिस, बट x एक्सिस क्या है, ओरिजिन पे ही है, तो वी कैन से कि x एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर द x एक्सिस, y एक्सिस एंड द एरिया, राइट, x एक्सिस इज 0, y एक्सिस इज 4r/3π फ्रॉम द डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज पाई r²/2, राइट। सेमी सर्कुलर के लिए आपको पता लग गया, इट इज ऑल्सो हैज्ड, किसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी, एरिया ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वायर्स ऑब्जेक्ट के लिए मैं बाद में बताऊंगा, अभी एरिया ऑब्जेक्ट्स वाले आप लिख लो, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इनका इस्तेमाल करोगे, इसलिए मैं इन सबको लिखा रहा हूं। अदरवाइज तो अगर मैं लू एक क्वार्टर सर्कुलर डिस्क, मैं क्या ले रहा हूं, एक क्वार्टर सर्कुलर डिस्क, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इसकी क्वार्टर सर्कुलर डिस्क हो जाएगी, ये इसको ओरिजिन मान लेता हूं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस विल बी द y एक्सिस, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिन, एंड दिस विल बी द रेडियस, ये क्या हो जाएगी रेडियस, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, अभी पढ़ रहे हैं हम क्वार्टर, QUATER, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क। अब इस क्वार्टर सर्कुलर डिस्क की जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है ना, वो लाई करती है एट अ 45 एंगल, ठीक है, 45 डिग्री ऑफ एंगल पे इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई करती है। तो मान लो दिस इज द 45 डिग्री एंगल, तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां लाई करेगी, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाई करेगी 45 डिग्री एंगल पे, तो इसका सेंट्रोइड कहां लाई करेगा, दैट विल आल्सो लाई इन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसका जो सेंट्रोइड है वो लाई करता है फ्रॉम द रेडियस, जैसे कि ऊपर लाई किया कितना, दैट इज 4r/3π, तो ये भी कैसे पे लाई करेगा 4r/3π पे इसका सेंट्रोइड लाई करेगा, राइट। तो मैंने अभी रेडियस बोला, तो रेडियस तो यहां से भी है, तो इसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे को शॉर्ट ही है कि वो क्या हो जाएंगे 4r/3π। सो वी कैन राइट x बार, y बार और एरिया, राइट, x बार, y बार, एरिया। x बार क्या है
4r/3 pi, 4r/3 pi, and the area will be pi r square upon 4. अगर मैंने पहले x बार नहीं लिखे है ना, नहीं लिखे, यहाँ पे बार लगा दो सब में, these are the x bars, these are the x bars, right? नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं दैट विल बी एनी सर्कुलर सेक्शन, कोई भी सर्कुलर सेक्शन। अब हम क्या कहते हैं, किसी भी एंगल पे हमने एक सर्कुलर सेक्शन बना दिया, मान लो दिस इज द सर्कुलर सेक्शन, ओके, तो वी कैन से कि यहां से काट देते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर सेक्शन हो जाएगा ऑफ एंगल अल्फा, ठीक है, ऑफ एंगल 2 अल्फा, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाएगा, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फोर्थ विल बी द, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन। ना ये क्वार्टर है ना ये सेमी सर्कल है, ये बस एक सर्कुलर सेक्शन है, और इसका ओरिजिन जो है हमने यहां पे ले लिया, मान लो इसका हमने ओरिजिन जो है इस पॉइंट पे ले लिया, तो इस केस में ऑलराइट, दिस इज द ओरिजिन, ये क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी इसकी एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगी इसकी वाई एक्सिस, राइट, इसका रेडियस है दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, राइट, एंड अल्फा इज सेम, अल्फा जो है यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, दिस इज टोटल कितना हो गया ये 2 अल्फा, 2, और यही क्या हो जाएगी इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हो जाएगी इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकाली हमने, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना किसी भी सर्कुलर, जैसे ये सर्कुलर है, कोई भी सर्कुलर सेक्शन है ना, तो ये कोई इक्वाटर है ना ही ये सर्कुलर डिस्क, कोई भी सर्कुलर नहीं है, इट्स अ सर्कुलर सेक्शन, एक सर्कल का एक सेक्शन है, तो इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी ना वो सेम एंगल होगी, ये जो अल्फा है दैट इज सेम, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर 35 होगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 17.5, अगर ये कुछ भी होगा 35 पॉइंट मान लो 68 हो गया, तो वी कैन से कि ये क्या हो जाएगा 17.84। तो आपको क्या करना है, ये जो एंगल है दीज हैज टू बी डिवाइडेड इन अ सेम, तो यहां से आप निकाल सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फॉर एग्जांपल जैसे अल्फा है ये भी अल्फा है, ये अल्फा दोनों क्या है सेम है, तो हम एक सर्कुलर सेक्शन की एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसी तरह से निकालेंगे जहां पे दोनों अल्फा क्या है सेम है। तो अगर ये वाई एक्सिस और ये, और इसकी अगर जो मुझे सेंट्रोइड बतानी है तो इसकी सेंट्रोइड कहां लाई करती है, दैट इज एट द डिस्टेंस, मान लो यहां से निकालता है, दैट इज एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी होती है इसकी, मान लो यहां पे लाई कर रहा है, ये इसका जो सेंट्रोइड है वो यहां पे जैसे लाई कर रहा है इसका, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, बिल्कुल सीधी लाइन है ना, ये हम दिखा रहे हैं इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है 2r sin अल्फा डिवाइडेड बाय 3 अल्फा, ठीक है, इट्स अ 2r sin अल्फा डिवाइडेड बाय 3 अल्फा, डिस्टेंस पे क्या लाई करती है इसकी सेंट्रोइड, किसी भी सर्कुलर सेक्शन की अगर जो हम दोनों एंगल सेम काटे तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी पाएगी 2r sin अल्फा अपॉन 3 अल्फा, तो इसका x बार y बार एंड जो एरिया है वो क्या होगा, राइट, y बार कहाँ है इसका, y बार इज दिस, तो y बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0, फॉर द x बार इट विल बी 2r sin phi अपॉन 3 phi, तो इट इज 2r sin phi अपॉन 3 phi, और y क्या हो जाएगा 0, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा सर्कल होता है तो कितना होता है इसका एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, एंड फॉर द यूनिटी इट विल बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड द एंगल बिटवीन क्या है इसमें, दैट इज 2 अल्फा है ना, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा, तो कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास अल्फा आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया ऑफ एंगल 2 दिस, तो यहाँ के लिए ए आर स्क्वायर, सो दिस इज दिस, और यहाँ पे जो अल्फा है ना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंगल का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, दैट इज रेडियन, अगर जो कोई भी एंगल अगर जो हम सोलो एंगल की बात करें तो वो हमेशा किसमें रिप्रेजेंट करना चाहिए हमारे को, रेडियन पे, तो वी कैन राइट कि दिस इज रेडियन, राइट, तो हमने किस किस के पढ़ लिया अभी, एक सर्कुलर सेक्शन के पढ़ लिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इसको बिल्कुल आप एरिया ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको हैश कर देना आप अपने हिसाब से, ये मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर, राइट, अभी हमने सर्कुलर सेक्शन का पढ़ा कि सर्कुलर सेक्शन की अगर जो हम बात करें तो उसकी सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेंगे, दैट विल लाई ऑन 2r sin अल्फा अपॉन 3 अल्फा,
और एंगल बड़ा याद रखना है ना कि अल्फा हम किस में लेंगे, रेडियन में लेंगे। अगर सोलो एंगल की बात करें तो वो हम रेडियन पे लेंगे। और एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, अल्फा आर स्क्वायर। ये अल्फा है, राइट, किसको समझना है तो दिस इज अल्फा, राइट। एंड फॉर द, यहाँ पे लिख, हाँ, फॉर द क्वार्टर, क्वार्टर सर्कुलर, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो कहाँ लाया करता है, वो इसके 45 डिग्री एंगल पे लाया करता है। तो हमने बोला 45 डिग्री एंगल पे लाया करेगा। और फ्रॉम द रेडियस, तो दोनों का हमारे को क्लियर हो गया कि 4r/3 एंड 4r/3 सो दीज आर द सम सेंट्रॉइड ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स फॉर द एरिया ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब हम किसके लिए करेंगे, अभी हमने एरिया के लिए किया ना सारा, ये दिस इज ऑल्सो फॉर द एरिया। अभी हम किसके लिए करेंगे, वायर के लिए करेंगे, ठीक है, फॉर द वायर।